प्यारे बच्चों नमस्कार। ऑब्जेक्टिव सीरीज के तहत आज हम फिजिक्स क्लास 12 के लिए चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से संबंधित होगा। इस चैप्टर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे हम आपको आज की क्लास में कराने वाले हैं, अतः आप अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। बिना विलंब किए हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। प्रश्न गौर करेंगे बाबू। मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022 और 2024 में पूछा गया है। विकल्प दिया जा रहा है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक एवं सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है, आभासी एवं उल्टा होता है। यहां पर सही ऑप्शन होगा विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए सही है कि मनुष्य के आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो पहला का विकल्प नंबर ए करेक्ट है। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 और P2 है। दो लेंस है, इनकी क्षमता बताया जा रहा है। एक लेंस की क्षमता कितनी है, P1 है, दूसरे लेंस की क्षमता P2 है। तब समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अगर दो लेंस दिए गए हैं P1 और P2, तो समतुल्य लेंस की क्षमता जो है, समतुल्य लेंस की क्षमता P1 प्लस P2 होगी। करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी होगा। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, P1 प्लस P2। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। प्रश्न दिया गया कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। ध्यान देंगे 2022 और 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। विकल्प दिया जा रहा है, विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष का निर्माण किस वजह से होता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। यहां पर किस कारण से होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। गौर करेंगे प्रश्न क्या है, समान दिशा में, दिशा जो है वो समान है, दिशा समान है और साथ ही साथ समान वेग भी है, वेग भी समान है। दिशा और वेग समान है, तब किरण पुंज की प्रकृति क्या होगी। किरण पुंज की प्रकृति समानांतर होगी। किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर होगी। तो यहां पर विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। चौथा का सही ऑप्शन सी है, समानांतर होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, 2024 में पूछा गया था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है। विकल्प दिया गया, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी और उल्टा या आभासी एवं सीधा। यहां पर सही ऑप्शन सी होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो है आभासी और उल्टा बनता है। कैसा बनेगा, आभासी और उल्टा बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा। प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा होना चाहिए और आभासी होना चाहिए। ये कब होगा भाई। विकल्प दिया जा रहा है अवतल दर्पण से। पहला विकल्प क्या है, अवतल दर्पण से। दूसरा विकल्प है उत्तल दर्पण से। दूसरा विकल्प है उत्तल दर्पण से। तीसरा है समतल दर्पण से और चौथा दिया जा रहा है अवतल लेंस से। कौन सा सही होगा, अवतल दर्पण पहला विकल्प दिया गया है। अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, अवतल दर्पण रहेगा तब प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और आभासी होगा। कब, अवतल दर्पण रहने पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। विकल्प पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में या अबिंदुकता में उत्तल लेंस का प्रयोग कहां करते हैं। किस तरह के दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ये प्रश्न जो है 2021 और 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको बतलाना है उत्तल लेंस किस प्रकार के दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में। विकल्प नंबर बी सही होगा।
दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान का आसमान है। आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है? क्या कारण है कि आसमान का रंग नीला होता है? विकल्प दिया गया है, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, विवर्तन या ध्रुवण। किसके कारण आसमान का रंग नीला होता है? भाई प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होगा? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। क्या कारण है कि नीला ही होता है? प्रकीर्णन के कारण नीला ही होने का क्या कारण है? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। नीला रंग क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। पूछा जाए क्या कारण है कि प्रकीर्णन के कारण नीला ही रंग होता है आसमान का, तो नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। अतः यही कारण है कि आसमान का रंग कैसा होगा? नीला होता है। आसमान का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, अपवर्तनांक 1.47, अपवर्तनांक दिया है 1.47 के कांच से बना कोई उभयोत्तल लेंस किसी द्रव में डूबा है। द्रव है, द्रव के अंदर एक उभय उत्तल लेंस डुबाया गया है जिसका अपवर्तनांक 1.47 है। यह लेंस अदृश्य हो जाता है और कांच का समतल पट्टिका की भांति व्यवहार करता है। गौर कीजिएगा, अदृश्य हो जाता है। अदृश्य कब होगा? जब द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के बराबर होगा तब। तो यहां पर अपवर्तनांक दिया है कांच के लिए 1.47, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? 1.47 ही होना चाहिए। अदृश्य तभी होगा जब दोनों के अपवर्तनांक समान होंगे। यहां पर इसका अपवर्तनांक क्या होगा? 1.47। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी दूरदर्शक की विभेदन क्षमता में वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि से की जा सकती है? किसी दूरदर्शक की विभेदन क्षमता में वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करके की जा सकती है? विकल्प दिया गया है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, अभिदृश्य क्या रहेगा? अभिदृश्य का व्यास, नलिका की लंबाई, नेत्रिका की फोकस दूरी। नेत्रिका की फोकस दूरी, यहां पर सही ऑप्शन होगा अभिदृश्य का व्यास। अभिदृश्य का व्यास बढ़ाने से, अभिदृश्य का व्यास अगर बढ़ाया जाए तो विभेदन क्षमता में वृद्धि होगी। डी पर निर्भर करता है, व्यास पर। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार में लाता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है, ध्यान देना होगा भाई, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है। स्पष्ट देखने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना होगा? किस तरह का लेंस लाना होगा? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, उत्तल लेंस यूज किया जा रहा था दूरदृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। यहां पर निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस प्रयोग में लाएंगे? अवतल लेंस प्रयोग में लाना होगा। सही ऑप्शन कौन सा है? बी करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर। नेक्स्ट नंबर, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m/l होता है, m/l होता है। नली की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगी। यहां पर दिया जा रहा है कि नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। नली की लंबाई बढ़ा देने से, सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ा देने से, अर्थात दोनों लेंसों के बीच की दूरी बढ़ा देने से इसकी आवर्धन क्षमता अधिक हो जाती है। विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा इसके लिए। प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है? यह जो है क्वेश्चन 2000, ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है 2020 और 2022 में। 2020 और 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है। विकल्प दिया गया है ABCD। तो प्रकाशिक पथ होता है, याद रखेंगे फॉर्मूला, प्रकाशिक पथ बराबर n गुणे l। n क्या है? तो n अपवर्तनांक है और l पथ की लंबाई है, यानी यहां पर विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 13 के लिए विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है?
हीरा का अपवर्तनांक लगभग 2.4 होता है। यहां विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प ए दिया है 1, बी दिया है 1.5, सी दिया है 2.42 और डी दिया है 4.14। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा? 2.42 लगभग होता है। विकल्प नंबर सी सही है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग कहां होगा? हवा में, शीशा में, पानी में या निर्वात में? विकल्प दिया गया है हवा में, शीशा में, पानी में, निर्वात में। तो प्रकाश जो है जब भी किसी माध्यम से गुजरेगी तो यह विरल माध्यम में महत्तम वेग से चलेगी। सघन में इसका वेग कम हो जाता है, विरल में अधिक होगा। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं, निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग होगा। अगला होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। एफ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में ज्ञात करें। पी ज्ञात करना है। सूत्र होता है पी बराबर 1/f, मीटर में लिखना होता है। डायोप्टर में चूंकि ज्ञात करना है तो P इक्वल 1/f मीटर में, क्योंकि F सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 को मीटर बनाने के लिए 20/100 करना पड़ेगा। तो P बराबर हो जाएगा 1/20/100। कितना हो जाएगा? 100/20 यानी कि 5 डायोप्टर। विकल्प नंबर बी सही होगा। 16 के लिए विकल्प नंबर बी करेक्ट है। कितना होगा इसका क्षमता? 5 डायोप्टर हो जाएगा। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण वर्ण क्रम में न्यूनतम विचलन वाली किरण कौन सी है? सबसे कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन लाल किरण का होगा। सबसे कम विचलन लाल किरण का होता है। अगर पूछा गया तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो नीले रंग का होता है। याद रखिएगा, पूछा गया था न्यूनतम विचलन वाली किरण कौन होगी? लाल किरण। अगर कहा जाए अधिकतम विचलन वाली किरण कौन होगी तो नीला किरण लिखेंगे। दो लेंस जिनकी क्षमता -15D और +5D है। एक लेंस की क्षमता है P1 बराबर -15 डायोप्टर और दूसरा लेंस जो दिया जा रहा है उसकी क्षमता है P2 बराबर +5 डायोप्टर। दोनों को संयुक्त करने पर, एक साथ संयुक्त कर रहे हैं, समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी? समायोजन की फोकस दूरी P बराबर होता है P1 + P2। समायोजन की फोकस दूरी P इक्वल P1 + P2, तो P बराबर हो जाएगा -15 + 5। -15 + 5, -15 और 5 मिलकर के -10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -10 डायोप्टर। समायोजन के लिए -10 आ गया P का मान। ये क्या निकला है? क्षमता। क्षमता ज्ञात हुआ। ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी। फोकस दूरी P बराबर होता है 1/f। P इक्वल 1/f मीटर में। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P, यानी कि F बराबर 1/10। 1/10 हो गया। और यहां पर ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं सेंटीमीटर में दिए जा रहे हैं। सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए -1/10 को 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। -10 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या होगा? -10 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। -10 सेंटीमीटर। पहले हम लोग इसका संयुक्त करने पर क्षमता निकाले, क्षमता निकालने के बाद फोकस दूरी ज्ञात कर लिएगा। -10 सेंटीमीटर हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? 2 बार पूछा गया, 2017 और 2019 के बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। न्यूनतम विचलन कोण के लिए इसमें से कौन सा सूत्र होगा? 1 - म्यू है, म्यू -1 है। देखिए ये विकल्प नंबर बी करेक्ट है। म्यू -1a होगा। यहां सही विकल्प कौन सा है? बी है, म्यू -1a हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कंटिन्यू चलता है, हम कह सकते हैं सतत होता है, लगातार होता है। विकल्प नंबर ए सही है। यहां पर विकल्प एक करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। जैसे कांच, पानी, लोहा और हीरा। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है, अर्थात विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। यहां करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। सही विकल्प डी होगा। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होगा, जो विकल्प दिए गए इसमें। किसी खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन सामान्य समंजन की दशा में होता है। सामान्य समंजन की दशा में खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होगा? आवर्धन होगा एफ ओ बटा में एफ ई, एफ ओ बटा में एफ ई, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी सही है, एफ ओ बटा एफ ई। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं? यही प्रश्न पूछा गया है। बेलनाकार लेंस विकल्प दिया जा रहा है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, एस्टिग्मैटिज्म होता है। एस्टिग्मैटिज्म, यहां पर मैं होना चाहिए। विकल्प नंबर सी सही होगा, एस्टिग्मैटिज्म। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किसके लिए करेंगे? एस्टिग्मैटिज्म के लिए। प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश कई रंग के हैं, भिन्न भिन्न रंग। ये रंग होने का कारण क्या है? तो रंग होने का कारण जो है इसका आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य होता है। भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न रंग प्राप्त किया जाता है। यहां पर विकल्प में तरंग दैर्घ्य तो नहीं है, आवृत्ति है, अतः इसके लिए विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा। सही आंसर कौन सा है? आवृत्ति होगा। एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसको पानी में जिसका अपवर्तनांक 1.33 है डुबोया जाता है, तब यह कैसा व्यवहार करेगा? गौर करेंगे, लेंस को डुबोया गया है पानी में, लेंस का अपवर्तनांक अधिक है, पानी का अपवर्तनांक कम है। तो अगर लेंस का अपवर्तनांक अधिक है तो लेंस का व्यवहार अभी भी वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। पहले कैसा था? उत्तल लेंस था। तो अब भी कैसा होगा? उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। क्यों भाई उसी तरह व्यवहार करेगा? क्योंकि लेंस का अपवर्तनांक अधिक है और जिस द्रव में डुबोया गया है उस द्रव का अपवर्तनांक कम है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? देखिए यहां पर ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। करेक्ट ऑप्शन ए है, m बराबर -l बटा एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। संख्या 27 है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस प्रयुक्त किया जाता है वो लेंस कैसा होता है? ये 2018 में प्रश्न। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस कौन सा प्रयुक्त करते हैं? विकल्प है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या समतल उत्तल। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? विकल्प है काल्पनिक व छोटा होगा, वास्तविक व छोटा होगा, वास्तविक व बड़ा होगा, काल्पनिक व बड़ा होगा। यहां पर विकल्प नंबर सी सही है, वास्तविक व बड़ा होगा। कैसा होगा?
वास्तविक व बड़ा होगा। 29 का विकल्प नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी x1/f इक्वल μ1/μ2 -1/1/r1 -1/r2 होती है। 1/f इक्वल, क्योंकि जितना उत्तल लेंस के लिए अपवर्तनांक है उतने ही अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया गया है, दोनों का अपवर्तनांक बराबर है, तो 1 - 1 1/r1 -1/r2। 1 से 1 घटाएंगे 0 होगा, 0 का गुना करेंगे 0 हो जाएगा। 1/f इक्वल 0, तो f इक्वल क्या हो जाएगा? f का मान अनंत हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही होगा। यहां पर विकल्प बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.51 है एक पतले लेंस से बना हुआ है। लेंस की दोनों सतह उत्तल है, इसे जल 1.33 में डुबोया जाता है, लेंस कैसा व्यवहार करेगा? ध्यान देंगे, जिस लेंस को डुबोया जा रहा है उसका अपवर्तनांक अधिक है और द्रव का अपवर्तनांक कम है, अतः लेंस जैसा था वैसा ही रह जाएगा। लेंस कैसा था? उत्तल था, तो उत्तल ही रह जाएगा, यानी कि अभिसारी लेंस की तरह काम करेगा। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। यहां पर सही विकल्प ए होगा। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। किस रंग के लिए सबसे कम होगा क्रांति कोण? बैगनी रंग के लिए। यहां विकल्प नंबर डी सही है। बैगनी रंग के लिए क्रांति कोण सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकीर्णन पर, अपवर्तन पर, वर्ण विक्षेपण पर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर? ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। इस पर कार्य करेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तब संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 या 1/f इक्वल, क्योंकि दोनों की फोकस दूरियां f है, 1/f प्लस 1/f हो जाएगा 2/f। 1/f इक्वल 2/f, तो f बराबर कितना हो जाएगा? f/2, यानी कि यहां विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। सही ऑप्शन कौन सा है? सी सही है। संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी? f/2 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र दिया गया है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे? प्रतिबिंब की संख्या पूछा जा रहा है। देखिए यह लेंस है, अपवर्तनांक n1 है, n2 है, n3 है, n3 है। कितने अपवर्तनांक है? 3 अपवर्तनांक है। यहां पर अपवर्तनांक 3 प्रकार के हैं। किसी का n1 है, किसी का n2 है, किसी का n3 है। तो फोकस दूरियां भी 3 होंगी। फोकस दूरियां कितनी होंगी? 3। जितने अपवर्तनांक लगाए गए उतनी फोकस दूरियां होंगी, और फोकस दूरियों की संख्या अगर 3 है तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? प्रतिबिंब भी यहां पर 3 बनेंगे। 3 प्रतिबिंब बनेंगे। विकल्प नंबर सी सही होगा। 37 का सही ऑप्शन सी होगा। 3 प्रतिबिंब बनेंगे। एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता 20 सेंटीमीटर है। प्रत्येक तल की वक्रता 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? यहां पर लेंस की क्षमता बतलाना है कि लेंस की क्षमता हम लोग पहले निकालेंगे 1/f इक्वल μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। सबसे पहले तो हम यहां पर फोकस ज्ञात कर रहे हैं, तो 1/f बराबर हो जाएगा म्यू के लिए है 1.5 - 1,
1/20 माइनस 1/20, चूंकि उभयोत्तल लेंस है, उभय उत्तल है, यानी कि दोनों सतह उत्तल ही है, तो एक त्रिज्या प्लस होगी, दूसरी त्रिज्या माइनस हो जाएगी। 1/f बराबर हो जाएगा 0.5, 1.5 से 1 को घटाएंगे 0.5, ये हो जाएगा 1/20 माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा 1/20। तो 1/f बराबर 0.5, 1/20 में 1/20 जोड़िएगा 2/20 हो जाएगा, यानी कि 1/f बराबर 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/f बराबर 1/20, f का मान आ गया 20। ज्ञात क्या करना है, लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। क्षमता P बराबर होता है 1/f मीटर में, 1/f मीटर में, लेकिन ये मान जो आया है सेंटीमीटर में आया है, तो P बराबर 1/f अगर सेंटीमीटर में रखिएगा तो 100 का गुना करना पड़ेगा। 1/20 गुणे 100 कितना आ गया, 5 डायोप्टर आ रहा है। यहां पर 5 डायोप्टर आ गया, विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। इसकी क्षमता क्या होगी, 5 डायोप्टर होगी। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। विकल्प नंबर बी सही है, इसके लिए विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, विकल्प नंबर सी सही होगा। डायोप्टर किसका मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। जब किसी लेंस को पानी में डुबोया जाता है, इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब लेंस को पानी में डुबोएंगे तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा इसके लिए। फोकस दूरी क्या होगी बाबू, बढ़ जाती है। सही ऑप्शन क्या है, ए सही ऑप्शन है। संख्या 42 है, +2D तथा -4D क्षमताओं के 2 पतले लेंसों को संपर्क में रखा गया है, इनके संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करें। एक की क्षमता दिया जा रहा है P1 बराबर 2D और दूसरे की क्षमता दिया गया P2 इक्वल -4D, तो संयुक्त करने पर क्षमता होगा P1 प्लस P2, 2 प्लस -4 यानी कि -2D आ गया। क्षमता कितना आ गया, -2D आ गया। पूछ रहा है संयोजन की फोकस दूरी बतलाएं। संयोजन की फोकस दूरी F इक्वल होगा 1/P, 1/P, तो F इक्वल 1/-2 आ गया, 1/-2 आ गया। क्योंकि यहां पर विकल्प जो दिए जा रहे हैं सेंटीमीटर में दिए जा रहे हैं, और ये जो आएगा यह मीटर में आएगा। इसको सेंटीमीटर में अगर लिखना हो तो 100 का गुना करेंगे, मीटर में है सेंटीमीटर बनाना है, 100 का गुना करेंगे, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, आंसर होगा -50 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। 42 के लिए सही होगा कौन सा, विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण ए है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है sin a प्लस डेल्टा m बटा में 2 बटा में sin a बटा 2, या n बराबर हो जाएगा sin a प्लस, देखिए कह रहा है प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों ही a है, तो न्यूनतम विचलन कोण के जगह पर हमने a रखा, बटा में sin a/2, ये हो जाएगा sin a में a जोड़ेंगे 2a होगा, 2a को a से भाग 2a को 2 से भाग करेंगे तो a हो जाएगा sin a/2। साइन ए को आप लिख सकते हो त्रिकोणमिति के सूत्र से, साइन ए को लिख सकते हैं 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2,
2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2, और पहले से है साइन ए अपॉन 2, तो साइन ए अपॉन 2 से साइन ए अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, n इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 बच गया। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है भाई, 2 कॉस ए अपॉन 2, विकल्प नंबर बी सही होगा, 2 कॉस ए अपॉन 2। 43 के लिए सही ऑप्शन बी है। तो बच्चों आज के क्लास में हमने किरण प्रकाशिकी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ये सभी प्रश्न आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, विगत वर्ष के बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, वहीं से प्रश्नों का चयन किया गया था। ये प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करेंगे, आगामी बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों की आने की संभावना प्रबल है, अतः आप इन प्रश्नों को अच्छा से देख लेंगे एक बार फिर से और इन्हें याद करके रखेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, आपको फिर से नेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्टिव लेकर के हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।